चलिए नमस्कार, मैं सोनू कुमार। मेरे YouTube चैनल द्रोणाचार्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, इससे पहले हम 6 वीडियो बना दिए हैं। ये आपका 7वां वीडियो है और इसमें एक नया टॉपिक है जिसमें कि हम बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन एवं धार्मिक जीवन के बारे में हम बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से काम करते थे और किसकी पूजा करते थे। ये सारी बात हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें ये टॉपिक आपका चलेगा, इसके बाद में और जो टॉपिक होगा आगे हम बढ़ेंगे। चलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपकी जो इस टॉपिक का नाम है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन। इसी में हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थितियों की विवेचना कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन है इसी पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक लिए हैं सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक जीवन है इस पर कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई थी, जो परंपरा से चलते आ रही थी उसका परिवार ही उसकी सामाजिक इकाई थे। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण थी, बहुत अच्छा से रहते थे, उसमें एक दूसरे में जुड़ाव बहुत ज्यादा था। कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सुखी रहते थे, खुश रहते थे ज्यादा। तो हम कह सकते थे वो खुशी सुखी एवं सुविधापूर्ण थी। हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषता निम्नवत है। सबसे पहली जो विशेषता है, कहते हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। कहते हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कि शाकाहारी भी भोजन और मांसाहारी भी भोजन करते थे। उसके बाद में जो दूसरी विशेषता है, इसमें जब खुदाई किया गया तो उससे जो प्राप्त हुआ सुई, उस सुई से यह पता चलता है कि वहां के लोग सिए सियाए वस्त्र का प्रयोग करते होंगे, यानी कि सिले सियाए वस्त्र का ही पहनते थे। तीसरी जो विशेषता है इसकी, कहते केश विन्यास प्रचलित था। कहते केश विन्यास प्रचलित था। कहते स्त्रियां जूड़ा बांधती थी, जो दो खोपा बांधती थी, जिसको कहते हैं जूड़ा कहा जाता है। और पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ भी रखते थे। ये हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक जीवन है। कह सकते हैं कि चौथी जो विशेषता है, इस सभ्यता के लोग आभूषणों के बहुत ज्यादा शौकीन थे। मतलब कि आभूषण जो होता है, जो पहनते हैं लड़कियां लोग, जेवर होता है, उसका बहुत ज्यादा शौकीन था। और विविध प्रकार के आभूषणों जैसे कि कंठहार, कर्णफूल, हसूली, भुंजबांध, कड़ा, अंगूठी, करधनी आदि ये सब पहनते थे। आपको पता हो जाएगा कंठहार क्या हो जाता है, गला सेट जिसको, कर्णफूल ये सब, हसूली जो है कि आप लोग को पता हो जाना चाहिए, भुजबंद ये भी है, कड़ा भी ये भी है, अंगूठी ये जो हाथ में अंगुली में पहना जाता, करधनी ये कमर में पहना जाता आदि, इस सब का प्रयोग करते थे। उसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कि श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पावासी शौकीन थे। श्रृंगार करने में भी बहुत ज्यादा ये लोग शौकीन थे। जैसे कि काजल ये लगाते थे, पाउडर लगाते थे, लिपस्टिक लगाते थे आदि, कंघी का भी प्रयोग करते थे, ऐनक का भी प्रयोग करते थे। ये सारी चीजों का प्रयोग करते थे ये हड़प्पावासी लोग। मतलब कि कह सकते हैं कि ये हड़प्पावासी जो लोग हैं कि श्रृंगार के जितने भी आपको एक श्रृंगार बॉक्स मिला है, जिसमें जितना भी श्रृंगार होता है हर प्रकार के उसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका अगली जो छठी विशेषता की ओर चलते हैं। चलिए अगली है छठा। इसमें छठा है, कहता है कि 6 जो है कि इसकी विशेषता छठा विशेषता है, कहता है इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी के दांत, हड्डी एवं शंख आदि के बने होते थे। जो आभूषण था,
कहते हैं इसके बाद में सातवां आपका बता दें कि मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे ये लोग। फर्श पर बैठने के लिए चटाइयाँ का भी ये प्रयोग करते थे। जो चटाई बनाया जाता है, जो चटाई बनाया जाता था, ये चटाइयाँ का भी प्रयोग करते थे। उसके साथ साथ पलंग का और चरपाई, जिसको हम अगर साधारण भाषा में कह सकते हैं तो चारपाई को खटिया कहते हैं, इससे भी परिचित थे। आठवां जो विशेषता है, सैंधव निवासी अपने अमोद प्रमोद मतलब खेल कूद के प्रेमी थे, जिससे कि ये इसका प्रिय खेल था। पासा इस काल का प्रमुख खेल था, प्रिय खेल था, जिसको आप महाभारत में शकुनी मामा खेलता था, इसी को कह सकते हैं। अगली है नौवां विशेषता है कि सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने मिले हैं जो बहुत ही कौतूहलजनक मतलब आश्चर्यजनक है। कहते हैं इसमें 10वीं विशेषता यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा इस सभ्यता का। इस सभ्यता में गाने बजाने के भी ये शौकीन थे। इस तरह से आपकी ये जो सामाजिक विशेषता था, मैंने सामाजिक जीवन की जो विशेषता था हमने आपका कंप्लीट कर दिया। चलिए हम आगे इससे बढ़ते हैं। अब हम धार्मिक जीवन में क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगला टॉपिक आप देख रहे हैं कि धार्मिक जीवन। हमने धार्मिक जीवन के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन की क्या क्या काम करते थे, कौन कौन सी काम क्या है, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस टॉपिक में जानेंगे। सबसे पहली बात है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का लिखित साहित्य हमें ना ही स्मारक हमें उपलब्ध हुआ है। लेकिन वहां पर जब उत्खनन किया गया था तो उसके उत्खनन में जो प्राप्त हुआ है उस अवशेषों के आधार पर ही हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप का अनुमान लगा सकते हैं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो अनुमान हमने क्या लगाया कि हड़प्पा संस्कृति में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। वहां जबकि मंदिर प्राप्त हुआ है लेकिन यहाँ कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ, ना ही ऐसा कोई भवन मिला है जिसे कि मंदिर की संज्ञा दी जा सके। दूसरी विशेषता है इसमें धार्मिक में, कहते मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियों को पुरातत्ववेत्ता मातृ देवी की मूर्ति मानते थे। वो पुरातत्ववेत्ता जो बहुत सारी मिट्टी की मूर्ति जो मिला है, उन सभी मिट्टी की मूर्तियों को वहां के मातृ देवी मतलब की पूजा किया जाता था। ऐसे हमको अनुमान लगाते हैं कि ये मातृ देवी की था जिससे इसकी पूजा किया जाता था। और आज वही जो है कि दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि के नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं कि ये जो मातृ देवी थी, इसीलिए इस समाज को, हड़प्पा समाज को मातृ सत्तात्मक समाज के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी इसकी विशेषता, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखलाया गया है, जिसे हम लोग जानते हैं कि धरती देवी कहा जाता जिसे, और इसकी पूजा किया जाता था। इस प्रकार से ये तीन विशेषता। ये चौथी विशेषता हम लोग, अगली विशेषता है आपका, अगला विशेषता 4 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता से बहुसंख्या में पत्थर अथवा मिट्टी से बने लिंग योनि की प्राप्ति, लिंग मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ लिंग की पूजा होता था, जिसको शिवलिंग कहते हैं। अभी वर्तमान में क्या कहते हैं इसको? शिवलिंग, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं। इससे पता चलता है कि वहां के लोग शिव भगवान की पूजा करते होंगे।
हड़प्पा सभ्यता से कुब्बड़ वाला बैल मिला है, जो कि बहुत ज्यादा विश्वसनीय पूजनीय था, विशेष पूजनीय था। कहते कुब्बड़ वाला बैल जो कि बसहा बैल होता है, उसी को कहते कुब्बड़ वाला बैल। अगला छठा विशेषता है कि नाग पूजा के भी इस यहाँ से संकेत मिला है, जिससे पता चलता है नाग पंचमी, नाग पूजा। और सातवीं विशेषता है कि बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज यह संकेत देता है कि यहाँ पर तंत्र मंत्र भी होता होगा, तंत्र मंत्र जो कि ताबीज से पता चल जाता है। और आठवीं विशेषता स्वास्तिक मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, इससे पता चलता है कि यहाँ सूर्य पूजा होता था, सूर्य पूजा होता हुआ था। और नौवीं विशेषता यह है कि कालीबंगान एवं लोथल से ईंटों की बड़ी वेदी मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि अग्नि पूजा, जैसे वेदी जैसे त्रिकोण में तीन त्रिकोण टाइप के मिलता है ऐसे, तो इस आकार के जो पूजा पाठ में जो है ऐसा बहुत सारी मात्रा में मिला है। इससे पता चलता है कि हवन कुंड होता था और यहाँ पर अग्नि पूजा किया जाता था। और 10वीं है कि मृत संस्कार, यहाँ पर 3 प्रकार के मृत संस्कार होते थे। पहला है कि पूर्ण समाधिकरण, इसमें संपूर्ण शरीर को धरती के अंदर गाड़ दिया जाता था। और इसकी दूसरी है कि आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद जो मांस होता था, बचा हुआ अवशेष को उसके धरती के अंदर यहाँ पर गाड़ दिया जाता था। उसके बाद में इसकी तीसरी जो है कि कहते इसमें क्या होता था, सब को पूरी रूप से जला देने के बाद में उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता था। ये तो परंपरा आज भी है, ये परंपरा आज भी है, तीनों परंपरा आज भी है। ईसाई धर्म में भी ऐसे ही होता है कि पशु पक्षियों को खाने के बाद में शरीर को गाड़ दिया जाता है। चलिए आपकी और इसमें जो मुस्लिम धर्म में पूरी शरीर को गड़ दिया जाता है, हिंदू धर्म में क्या होता है कि सबको जला दिया जाता है। ये तीनों विशेषता, ये 2 नंबर का भी सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। 2 नंबर का सवाल लिखने की रहेगा, आपको इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कहेगा हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार के क्या नियम थे, क्या प्रकार थे, तो आपको ये लिख देना है, बस हो गया आपका आंसर। चलिए हम अगली टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। इसमें अगली टॉपिक है आपका, हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जो कच्चा माल, जो प्राकृतिक संपदाएं कहाँ से प्राप्त किया जाता था, उसके बारे में लेते हैं। तो ये आपकी सबसे पहले ये वस्तु है, इधर स्थल है। तो सबसे पहला है सोना। तो सोना अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत, कोलार खान से प्राप्त किया जाता था। कहते हैं चांदी जो है कि ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था। तांबा जो है कि बलूचिस्तान, अरब, खेतरी कहाँ, राजस्थान। ये सवाल पूछा हुआ है, तो ये आप पर गौर करिएगा। उसके बाद में सेल खड़ी। तो सेल खड़ी एक पत्थर होता है जो कि बलूचिस्तान और राजस्थान से प्राप्त किया जाता था। शंख जो है कि शंख और कौड़ियां ये सौराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र को कहा जाता है और दक्षिण भारत से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला टॉपिक हम इसमें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कहते जिस तरह से आप लोग देखे थे वीडियो में कि हड़प्पा सभ्यता के जो टाइम पीरियड निर्धारण करने में विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद था, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन लोग थे, इसमें भी बड़ा मतभेद है। तो हम इसी में आपको बहुत सारा जितने भी विद्वान था उस सब का अलग अलग जो मत था उसमें हम चर्चा करते हैं। एक तरफ विद्वान दिए हैं, एक तरफ विद्वानों के द्वारा निर्माता। सबसे पहले डॉक्टर गुहा के अनुसार जो है कि इस सभ्यता का निर्माता मंगोल है, अग्नेय है एवं एल्पाइन अर्थात मिश्रित जाति है, मतलब सब लोग इसमें रहते थे। दूसरा है रंगनाथ राव के अनुसार से निर्माता जो है कि बहुजातीय थे, इसमें बहुत सारी जातीय थे जिनमें आर्य भी एक थे।
तीसरी जो है कि कहा कि जी गार्डन के अनुसार इन्होंने बताया कि इस सभ्यता के निर्माता सुमेरियन था, सुमेरियन। उसके बाद में आपको ये बताया, और चौथी जो बताया श्री राम प्रसाद चंद्रा, इन्होंने बताया कि इस सभ्यता के निर्माता व्यापारिक वर्ग के लोग थे। उसके बाद में डॉक्टर व्हीलर के अनुसार से इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के थे, जो कि इस सभ्यता के निर्माता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, लगभग में सब लोग ने यही माना और यही जो है कि आपको मान होता है। तो इस हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे, यह मत सर्वाधिक मान्य है। इन्होंने कांस्य युग सभ्यता को भी जन्म दिया था ये लोग, तो इसका सबसे ज्यादा सटीक रहा। चलिए हम अगली टॉपिक में, अगली टॉपिक नया टॉपिक है जिसका नाम है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन। आखिर इस सभ्यता का जो पतन कैसे कैसे हुआ, हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार बताया था इस सभ्यता का पतन 2600 से लेकर 1900 बीसी में हुआ था, खत्म हो गया था। उसके बाद में 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता का टाइम आया। हमने आपको बताया यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता का जो खत्म, समाप्ति होने की कब स्थिति थी, कैसे हुआ था, तो इसी में हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। जिस प्रकार से हमने बताया कि इसकी टाइम को, पीरियड को निर्धारण करने में विद्वानों में अलग अलग मत है, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के मतलब कि जातियों को, मतलब कि इसके निर्माताओं में मतभेद है, उसी प्रकार से इसमें भी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। कोई बताया बाढ़ के कारण, कोई कहा विदेशी आक्रमण के कारण, कोई कहा अकाल पड़ जाने से के कारण, कोई कहा जलवायु परिवर्तन हो जाने से कोई कहा कि यहाँ पर अनेक प्रकार की जो बीमारियां फैला था उसके कारण से इस सभ्यता का नष्ट हो चुका है था। इसीलिए सबसे पहली बात है कि हम आते हैं इस पर, इसकी आंसर पर आते हैं। कहते हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता बहुत ज्यादा डेवलप था, बहुत ज्यादा डेवलप था। और ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के मध्य तक यह सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गया था। कहते हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सबसे पहला पतन की बात किया बाढ़ के कारण, तो सर जॉन मार्शल, मैके, एस.आर. राव हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण मानना है कि बाढ़ के कारण से ये सभ्यता का नष्ट हुआ। उसके बाद में अधिकांश जो नगर था इसका, ये नदियों के किनारे हुए बसा हुआ था, जिनमें प्रति वर्ष बाढ़ आती थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में बालू के अवशेष बताता है कि यह सभ्यता का विनाश नदियों में बाढ़ आने से हुआ है। और इसका कई बार निर्माण भी किया गया था, कई बार निर्माण किया गया और कई बार नष्ट हुआ, जिससे पता है परत दर परत मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि कई बार बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, कई बार नष्ट हुआ। चलिए हम इसमें अगली कारण बताते हैं। चलिए अगली कारण है बाह्य आक्रमण। अब बाह्य आक्रमण में कहा जाता है कि ये लोग बाहर से आए थे, आर्य लोग, और आर्य लोग बाहर से आने के बाद में इस सभ्यता के जो लोग बड़ा अच्छा से जी रहा था, डेवलपमेंट से अच्छा से खा पी रहा था, उसको इन्होंने मार काट के इस सभ्यता के पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो हम लोग जानते हैं कि मार्टिन व्हीलर, गार्डन चाइल्ड एवं पिगट आदि विद्वानों ने बताया कि जो शहर नदी के किनारे नहीं बसा था,
तो उसका पतन कैसे हुआ? सही बात है, सोचने वाला बात है। इसीलिए इन सब ने इस सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण माना है। इस सभ्यता का पतन इस सब ने क्या माना? बाहरी आक्रमण। बाहर के लोग आया और यहाँ के लोगों को मार काट दिया और इस सभ्यता में एक नई 1500 बीसी ईस्वी में एक नई सभ्यता का निर्माण किया, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। जिसका क्या नाम है? वैदिक सभ्यता। इस प्रकार से ये नया सभ्यता का निर्माण किया। अगर हम बात किया कि जल, अगला है तीसरा जो इसका कारण बताता है, जल वायु परिवर्तन। अर्नेस्ट अस्टाइन एवं A.N. घोष आदि विद्वानों ने इस सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन माना है, क्योंकि इससे सूखा पड़ गया होगा और इसका पतन हो गया। सुखाड़ अकाल पड़ जाने के कारण इस सभ्यता का नष्ट हो गया होगा। चौथा कारण है महामारी। कहते हैं ये KUR कनेडी ने माना कि यहाँ मलेरिया एवं महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पतन का जिम्मेवार मानते हैं। अंत में लिख दीजिएगा, इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार से हो गया। तो ये हमारी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और ये हमारी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट सबसे VVI क्वेश्चन था। अब VVI क्वेश्चन इसमें कर लीजिएगा। ये सवाल आपसे पूछेगा दीर्घ प्रश्न के रूप में, बड़े प्रश्न के रूप में पूछेगा। हमने ये सारी डाटा बताया। इस तरह से आपकी क्लास आज का समाप्त हुआ और कल फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के और। हड़प्पा सभ्यता ही चल रहा था, तब अब एक नया टॉपिक फिर से लेकर आएंगे कल। इसलिए आज हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।